हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी। आज बात करेंगे क्लास 11th हॉर्नबिल बुक है इंग्लिश की, उसके चैप्टर 7 द एडवेंचर के पार्ट 2 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जयंत नॉर्लिकर जिन्होंने इस लेसन को लिखा है, बड़ा ही है ना विचित्र सा लेसन है। इसमें बड़ी विचित्र सी कहानी है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है, जिनका नाम क्या है, गणपत है ना, गंगाधर पंत गायतोंडे नाम उनका है। और गंगाधर पंत गायतोंडे एक इतिहासकार है। वो कहीं जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब एक्सीडेंट हुआ है उस समय वो जो सोच रहे थे कोमा में जाने के बाद, वही चीज़ वो वापस इमेजिन कर रहे हैं, है ना। कोमा में पड़े पड़े वो बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं कि वो जीजा माता एक्सप्रेस से कहीं जा रहे हैं, है ना। और कहाँ जा रहे हैं, पुणे से बॉम्बे जा रहे हैं। और पुणे से बॉम्बे जब जाते हैं तो बॉम्बे में जब वो उतरते हैं तो वहाँ पर वो जो दृश्य देखते हैं कि वहाँ की जो सड़क वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, इंग्लैंड की तरह वहाँ का जो मार्केट दिखाई देता है उनको। और वहाँ क्यों जा रहे हैं बॉम्बे, इसलिए जा रहे हैं कि उनको एक जो है लाइब्रेरी में जाकर ये पता लगाना था किताबों के द्वारा, इतिहास की किताबें पढ़कर, कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इतिहास में कहाँ पर टर्न आ गया तो बॉम्बे की हालत ऐसी हो गई कि वो इंग्लैंड बन गया। तो इन सारी चीज़ों के लिए वो जाते हैं और टाउन हॉल की तरफ जो है कूच करते हैं, टाउन हॉल को ढूंढते हैं और टाउन हॉल में वो पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है हम देखेंगे इस लेसन में। बड़ी ही विचित्र कहानी मेरे साथ, है ना। पूरा वीडियो आप देखिएगा बिना स्किप किए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत आसानी से, ठीक है। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर हम थे, चलिए, यस टू हिज रिलीफ, जब वो टाउन हॉल की तरफ जाते हैं तो बड़े ही रिलीफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि टाउन हॉल भी वहाँ से खिसक जाए, है ना, उसकी जगह भी चेंज हो जाए। तो उनको बड़ा रिलीफ हुआ। द टाउन हॉल वाज देयर, कि टाउन हॉल वहीं पर था बॉम्बे में। एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी भी उसी में थी, पुस्तकालय भी उसी में था। ही एंटर्ड द रीडिंग रूम एंड आस्क्ड फॉर ए लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स इंक्लूडिंग हिज ओन। वहाँ पढ़ने वाले कक्ष में प्रवेश करते हैं और इतिहास की कुछ किताबें मंगवाते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, और साथ में उनकी लिखी हुई किताबें भी उसमें शामिल थी, वो किताबें भी वो मंगवाते हैं। हिज 5 वॉल्यूम्स डली अराइव्ड ऑन हिज टेबल, उनके जो 5 वॉल्यूम थे ना, 5, उन्होंने इतिहास को 5 भागों में बांटा था, वो 5 किताबें उनके सामने आ जाती है। अब वो कौन कौन सी किताबें हैं देख लेते हैं। ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से वो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। वॉल्यूम 1 टुक द हिस्ट्री अप टू द पीरियड ऑफ अशोका, मतलब पहला उनकी जो वॉल्यूम था, पहली जो किताब थी वो अशोक के शासनकाल तक थी। वॉल्यूम 2 अप टू समुद्रगुप्त, जो दूसरा उनका वॉल्यूम था वो समुद्रगुप्त तक था, उन्होंने लिखा था। वॉल्यूम 3 अप टू मोहम्मद गोरी, तीसरा वॉल्यूम उनका जो था मोहम्मद गोरी तक था। और वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब, चौथा जो वॉल्यूम था वो औरंगजेब की मृत्यु तक था। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वाज एज ही न्यू इट, यहाँ तक तो हिस्ट्री वैसी थी जैसे वो जानते थे। द चेंज एविडेंटली हैड ऑक्योर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम, अब जो परिवर्तन हुआ था वो निश्चित रूप से कहाँ हुआ था, ऑक्योर्ड, यानी कहाँ पर हुआ था, लास्ट वॉल्यूम में। कि जो 5वां वॉल्यूम उन्होंने लिखा था उसमें कहीं ना कहीं कोई चेंजेस आया है, इस कारण से ये सारा परिवर्तन हुआ है। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स इनवर्ड्स, गंगाधर पंत फाइनली कन्वर्ज्ड ऑन द प्रिसाइज मोमेंट वेयर हिस्ट्री हैड टेकन ए डिफरेंट टर्न। जब उन्होंने 5वां वॉल्यूम पढ़ा, दोनों तरफ से पढ़ा, तो गंगाधर पंत फाइनली कन्वर्ज्ड यानी कि एक बिंदु पर आ जाते हैं, ठीक उस पल पर आ जाते हैं जहां से हिस्ट्री ने डिफरेंट टर्न लिया था, जहां से हिस्ट्री में, इतिहास में परिवर्तन आ गया था। दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब्ड, और इस बुक के उस पेज पर ये डिस्क्राइब किया गया था, द बैटल ऑफ पानीपत, मतलब उस हिस्ट्री की किताब के उस पन्ने के ऊपर किसका जिक्र था, पानीपत की लड़ाई का। एंड इट मैंशन्ड दैट द मराठास वोन इट हैंडसमली, और उसमें ऐसा बताया गया था कि इस युद्ध को मराठा बड़े ही हैंडसमली, अच्छे तरीके से जीत गए थे। अब्दाली वाज राउटेड एंड ही वाज चेस्ड बैक टू काबुल बाय द ट्रिम्फेंट मराठा आर्मी लेड बाय सदाशिवराव भाऊ एंड हिज नेफ्यू द यंग विश्वास राव। यानी यहाँ पर ऐसा जिक्र किया गया था कि पानीपत की इस लड़ाई में मराठा बड़े अच्छे तरीके से जीत गए थे। मराठाओं ने अब्दाली को, है ना, खदेड़ दिया था, राउटेड कर दिया था, कहाँ तक, काबुल तक। बाय द ट्रिम्फेंट मराठा आर्मी, मतलब जो विजेता मराठा आर्मी थी उसने जो है अब्दाली को कहाँ तक खदेड़ा था, काबुल तक खदेड़ा था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, सदाशिवराव बाहू और उनके भतीजे जिनका नाम क्या था,
युवा विश्वास राव, दोनों ने ही मिलकर जो है अब्दाली को हरा दिया था। द बुक डिड नॉट गो इनटू ए ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ। उस किताब में ब्लो बाय ब्लो अकाउंट नहीं बताया गया था। ब्लो बाय ब्लो अकाउंट का अर्थ होता है पग पग की घटना, यानी एक एक चीज को विस्तार से नहीं बताया गया था इस लड़ाई को। रेदर इट एलेबोरेट इन डिटेल इट्स कंसिक्वेंस फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया। हालांकि इसमें एलेबोरेट किया गया था कि किस प्रकार भारत में जो है पावर स्ट्रगल हुआ था, यानी शक्ति के लिए संघर्ष हुआ था, इन सारी चीजों को बताया गया था। गंगाधर पंत रीड थ्रू द अकाउंट एविडली, बड़ी उत्सुकता से गंगाधर पंत इस किताब को पढ़ रहे थे। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज अनमिस्टेकेबली हिज, यानी जो लिखने की शैली थी वो बिना गलती की उन्हीं की थी, मतलब किताब उन्होंने लिखी थी। येट ही वाज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन फिर भी वो ऐसा लग रहा था कि इस किताब को पहली बार पढ़ रहे हैं, बड़ी उत्सुकता से पढ़ रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर विक्ट्री इन द बैटल वॉज नॉट ओनली, देयर यानी कि मराठाओं की जो विक्ट्री थी, उनकी जो जीत थी इस लड़ाई में, युद्ध में, वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट मॉरेबल बूस्टर टू द मराठा, ये मराठाओं के मनोबल को न सिर्फ बढ़ाने वाला था, बट इट आल्सो स्टेबलाइज देयर सुप्रीमेसी इन नॉर्थन इंडिया, बल्कि इसके द्वारा उनकी सुप्रीमेसी यानी उनकी जो बादशाहत थी, उनकी जो उद्यमिता थी, वो नॉर्थन इंडिया ने उत्तरी भारत में भी स्थापित हो चुकी थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वाचिंग दिस डेवलपमेंट फ्रॉम द साइड लाइन्स, जो किनारे पर रहकर इस चीज को देख रही थी कि इनकी मराठा और अब्दाली की लड़ाई को, गॉट द मैसेज एंड टेम्परली सैल्ड इट्स एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम, उनको एक मैसेज मिला, संदेश मिल गया कैसा कि उनको अभी जो अपना विस्तार का कार्यक्रम है, अपनी कंपनी का अंग्रेजों के विस्तार का कार्यक्रम है, उसको स्लैब्ड करना पड़ेगा यानी कि अभी रोकना पड़ेगा, पोस्टपोन करना पड़ेगा, स्थगित करना पड़ेगा। फॉर द पेशवा द इमीडिएट रिजल्ट वाज एन इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ भाऊ साहेब एंड विश्वास राव हु एवेंचुअली सक्सीड हिज फादर इन 1780 AD, यानी अब जो पेशवा थे उनका एक तत्कालीन परिणाम निकल कर आया, मतलब इस लड़ाई से क्या हुआ, पेशवाओं के लिए एक परिणाम ये निकल कर आया कि उनका प्रभाव बढ़ गया भाऊ साहेब का और विश्वास राव का, और विश्वास राव क्या हुआ, इवेंटफुली सक्सीडेड हिज फादर, वो बिल्कुल ठाट बाट के साथ उसके पिता के स्थान पर 1780 में गद्दी के ऊपर बैठ गया, यानी उसको सिंहासन मिल गया। द ट्रबल मेकर दादा साहेब, और जो ट्रबल मेकर थे यानी जो बार बार परेशानियां उत्पन्न कर रहे थे, उनका नाम था दादा साहेब, वाज रिलीगेटेड यानी पीछे हट गए द बैकग्राउंड एंड ही इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स, और वो पीछे न सिर्फ पीछे हटे बल्कि उन्होंने जो है राज्य की राजनीति से संन्यास भी ले लिया था। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ कि उस युद्ध के कारण पेशवाओं की ताकत बढ़ गई और अब विश्वास राव नया जो है पेशवा बन गए थे। आगे बढ़ते हैं। टू इट्स डिस्मे का अर्थ होता है कि जो है व्याकुलता, किसकी व्याकुलता बढ़ गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। कैसे बढ़ गई थी, मेट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर विश्वास राव, क्योंकि उनको उनकी टक्कर का, मेट इट्स मैच है ना, जब मतलब जो है कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर मिल जाता है, तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर हो गई थी कि जब उनको एक नया मराठा रूलर मिल गया था विश्वास राव, तो उसको देखकर वो थोड़े व्याकुल हो गए थे। क्यों, क्योंकि उनकी टक्कर का कोई व्यक्ति उनको मिल गया था। He and his brother Madhav Rao combined political acumen with valor and systematically expanded their influence all over India। क्योंकि विश्वास राव और उनके भाई माधव राव दोनों ने कंबाइन यानी सम्मिलित रूप से दोनों के अंदर पॉलिटिकल एक्यूमेन था, यानी कि राजनीतिक तीक्ष्णता थी, बहुत तेज बुद्धि के थे, कुशाग्र बुद्धि के थे, विथ वेलर और वीरता भी थी उनके अंदर, एंड सिस्टमेटिकली एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया, और उन्होंने बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से अपने प्रभाव को पूरे भारत में जमा लिया था। द कंपनी वाज रिड्यूस्ड टू पॉकेट ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, और जो कंपनी थी वो क्या हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी, उसका जो विस्तार था वो भी सिर्फ बॉम्बे में सिमट के रह गया था, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मैड्रास, यानी कि सिर्फ 3 जगह पर कंपनी बची हुई थी। तो कहते हैं कि पॉकेट में समा गई थी, मतलब बहुत उनका प्रभाव खत्म हो गया था। जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल्स, उनके दूसरे यूरोपियन प्रतिस्पर्धियों की तरह, द पुर्तगीज एंड द फ्रेंच, यानी जो पुर्तगाली थे और जो फ्रेंच थे उनकी तरह जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो भी सिर्फ बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में सिमट के रह गई थी। फॉर पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारणों से द पेशवा कैप्ट द पपेट मुगल रिजीम अलाइव इन दिल्ली, राजनीतिक कारणों से पेशवाओं ने क्या किया था कि जो मुगल थे उनको पपेट बनाया था, पपेट यानी कठपुतली की तरह सिर्फ उनके राज्य को जिंदा रखा था दिल्ली में।
In the 19th century, this de facto ruler from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological as dawning in Europe. और जो ये 19वीं शताब्दी में जो डे फैक्टो रूलर का अर्थ होता है कि ये जो प्रतिष्ठित जाने माने यानी बहुत ही ज़्यादा वीर जो रूलर थे, इन्होंने पुणे में एस्ट्यूट इनफ, ये बिल्कुल शाने थे, शाने यानी कि ये अच्छी तरह से इस चीज़ को जानते थे कि जो टेक्नोलॉजिकल एज का उदय हो रहा है यूरोप में, इस बात से भी वो परिचित थे। यानी कि 19वीं शताब्दी में ये जो रूलर थे पेशवा, ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अब यूरोप में क्या हो रहा है, औद्योगिक क्रांति हो रही है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसका उदय हो रहा है, तकनीकी का उदय हो रहा है। दे सेट अप देयर ओन सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उन्होंने भी अपने साइंस और टेक्नोलॉजी के सेंटर सेटअप कर दिए, स्थापित कर दिए। हियर द ईस्ट इंडिया कंपनी सा अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक दूसरा मौका मिला कि वो अपने एक्सटेंड कर सके, अपने प्रभाव को जमा सके। इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट, और उन्होंने क्या किया, इन मराठाओं को, पेशवाओं को ऑफर किया कि हम आपकी मदद करेंगे और आपको विशेषज्ञ उपलब्ध करवाएंगे टेक्नोलॉजी के लिए। दे वेर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर सेल्फ सफिशिएंट, और उनकी इस चीज को एक्सेप्ट कर भी लिया गया। क्यों कर लिया गया, ताकि लोकल सेंटर आत्म निर्भर बने, मतलब सेल्फ सफिशिएंट, यानी उनके अंदर क्या आ जाए, उनके किसी तरह उनकी पूर्ति हो जाए किसी भी चीज की। तो लोकल सेंटर को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 20th सेंचुरी में क्या होता है, 20वीं शताब्दी में ब्रॉड अबाउट फर्दर चेंजेस इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट। अब जो पश्चिम में बहुत सारी चीजें बन रही थी, बहुत डेवलप हो रहा था पश्चिम, तो 20वीं शताब्दी और ज्यादा चेंजेस लेकर आई। पश्चिम से प्रेरित होकर इंडिया मूव्ड टुवर्ड डेमोक्रेसी, भारत में प्रजातंत्र का उदय होने लगा। By then the Peshwa had lost their enterprise and they were gradually replaced by democratical elected bodies। और यहाँ पर अब जो पेशवा थे वो भी अपनी इंटरप्राइजेस यानी उद्यमिता खोते जा रहे थे, और उनके स्थान पर धीरे धीरे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज थी, यानी कि जो प्रजातांत्रिक रूप से जो लोग चुने गए थे, वो स्थापित हो रहे थे। द सुल्तान एट दिल्ली सर्वाइव्ड इवन दिस ट्रांजिशन लार्जली बिकॉज इट विल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस। अब दिल्ली का जो सुल्तान था वो इस क्रांति, ट्रांजिशन का अर्थ होता है क्रांति के बीच भी सर्वाइव कर रहा, यानी कि बचा रहा। क्यों बचा रहा, क्योंकि बिकॉज इट विल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस, क्योंकि उसका कोई प्रभाव भी नहीं था, मतलब उसको कोई ज्यादा काम धंधा भी नहीं दिया गया था, कोई ज्यादा उसके पास में पावर भी नहीं था, इसलिए वो बचा रहा। द शहंशाह ऑफ दिल्ली वाज नो मोर देन ए फिगर हेड टू रबर स्टाम्प द रिकमेंडेशंस मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट। अब जो दिल्ली का शहंशाह था वो एक रबर स्टाम्प था। रबर स्टाम्प यानी सिर्फ एक सील की तरह होता था कि जो भी सेंट्रल पार्लियामेंट उसको रिकमेंडेशन करती थी, जो भी आदेश देती थी, बस वो सील लगाने का काम उसका था, है ना, बाकी सारे काम उसके कोई भी नहीं थे, इसलिए वो बचा रहा दिल्ली का शहंशाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज ही रीड ऑन गंगाधर पंत बिगेन, अब जैसे वो पढ़ रहा था तो गंगाधर पंत जो है वो बिगेन यानी अप्रिशिएट करना शुरू हो जाता है। किसको अप्रिशिएट करना शुरू हो जाता है, इंडिया को, है ना, कि ये जो इंडिया है वो जो देख रहा है वो इंडिया बड़ा प्यारा उसको लग रहा है, किताब में जो पढ़ रहा है वो इंडिया बड़ा अच्छा लग रहा है उसको, कि है ना, इट वाज ए कंट्री दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी फॉर द व्हाइट मैन, कि क्या मेरे देश में मतलब बिल्कुल भी स्लेवरी यानी दास्ता नहीं है गोरे लोगों की। इट हैड लर्नेड टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, अभी अपने पैरों पे खड़ा होना सीख गया है। एंड न्यू व्हाट सेल्फ रिस्पेक्ट वाज, और ये जान गया है कि आत्मसम्मान क्या होता है। तो इस चीज के बारे में पढ़कर गंगाधर पंत बड़े खुश हो रहे थे। From position of strength and for purely commercial reason it had allowed the British to retain। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश लोग थे वो फिर भी उनकी, है ना, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में जो चौकियाँ थी तो वो क्यों थी, क्योंकि भारत पावरफुल हो रहा था और सिर्फ व्यापारिक कारणों से उनकी चौकियों के लिए बॉम्बे एज द सोल आउट पोस्ट ऑन द सब कॉन्टिनेंट, यानी जो बॉम्बे यानी मुंबई जो उपमहाद्वीप था, यहाँ पर सिर्फ उनकी चौकियों को स्थापित किया गया। किस कारण से, सिर्फ व्यापारिक कारणों के लिए। That lease was to expire in the year 2001 according to a treaty of 98, यानी क्या होता है 98, यानी कि जो लीज थी, ये जो लीज यानी जो पट्टा था वो भी 2001 में एक्सपायर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ए ट्रीटी ऑफ 98, यानी 1908 की संधि के अनुसार। ये जो चौकियां हैं इनकी, यानी थोड़े बहुत जो अंग्रेज बचे थे बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में, ये भी 2001 में अपने आप खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 1908 में एक संधि हुई थी जिसके द्वारा इनको यहाँ पर स्थापित किया गया था। अब गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प
कंपेयरिंग द कंट्री ही न्यू विथ व्हाट ही वाज विटनेसिंग अराउंड हिम। अब गंगाधर पंत उस चीज को कंपेयर करने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे थे, क्योंकि जो वो उसमें खोए हुए थे, है ना, कोमा में गए हुए थे उस समय के भारत में, और वो जो जीवित मतलब अलाइव थे, है ना, होश में थे उस समय के भारत में, वो तुलना कर रहे थे। मतलब थोड़ा थोड़ा उनको दोनों चीजों के बीच में तुलना करने से अपने आप को नहीं रोक रहे थे। बट एट द सेम टाइम, लेकिन इसी समय he felt that the investigation were incomplete, कि जो इन्वेस्टिगेशन है उनकी, जो पढ़ने का, जो उनने सारी चीजें पढ़ी थी इतिहास की, वो जो इन्वेस्टिगेशन था वो तो अभी अधूरा है। हाउ डिड द मराठा विन द बैटल, उनके दिमाग में बात आई कि मराठा युद्ध कैसे जीते। टू फाइंड द आंसर ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ। अब इसका उत्तर पाने के लिए उनको युद्ध से संबंधित बहुत सारी सामग्रियां देखनी थी। ही वेंट थ्रू द बुक्स एंड जर्नल्स बिफोर हिम। अब उनके सामने जो किताबें थी और जो पत्रिकाएं थी उन्होंने उसको देखा, और देखने के बाद में क्या किया कि एट लास्ट अमंग द बुक्स ही फाउंड वन दैट गेव हिम द क्लू। अंततः उन्हें एक किताब मिली जिस किताब में उनको क्लू मिल गया। इट वाज, क्या था वो, भाऊ साहेब बांची बाखर। उस किताब का नाम क्या था, भाऊ साहेब बांची की बाखर, है ना। उसमें उनको एक क्लू मिलता है। क्या क्लू मिलता है युद्ध के बारे में, कि आल्दो ही सेल्डम रिलाइड ऑन द बाखर्स। बाखर से क्या होता है, बाखर से के ऊपर थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि मराठी भाषा में जो कुछ लिखे जाते हैं, कुछ ग्रंथ, कुछ ऐसी चीजें, छोटी छोटी किताबें, उनको बाखर से कहते हैं। तो हालांकि वो बाखर से के ऊपर रिलाइड नहीं करते थे, भरोसा नहीं करते थे, हिस्टोरिकल एविडेंस के रूप में, ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में बाखर को नहीं मानते थे। ही फाउंड देम एंटरटेनिंग टू रीड, लेकिन उनको इन्हें पढ़ने में मजा आता था। समटाइम्स, कभी कभी, बरीड इन द ग्राफिक बट डॉक्टर्ड अकाउंट्स। कभी कभी क्या होता था, बरीड इन द ग्राफिक, इन चित्रों के अंदर दबी हुई, बट डॉक्टरेट अकाउंट्स। डॉक्टरेट अकाउंट्स का अर्थ होता है कि जो तोड़ मरोड़ कर कोई चीज पेश की जाती थी, ही कुड स्पॉट द जर्म ऑफ ट्रूथ। इस चीज में उन्हें सत्य का कोई बीज मिल जाया करता था। मतलब वो बाखर के ऊपर भरोसा कम करते थे, छोटी किताबों के ऊपर जो ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, लेकिन कभी कभी इनको पढ़ने में उनको मजा आता था। और जो डॉक्टरेट अकाउंट्स होते हैं, जो तोड़ मरोड़ कर जो तथ्य पेश किए जाते थे, उनके बीच में वो सत्य का कोई बीज ढूंढ लेते थे। ही फाउंड वन नाउ इन ए 3 लाइन अकाउंट ऑफ हाउ क्लोज विश्वास राव हैड कम टू बीइंग किल्ड। और उनको 3 लाइन मिली कि विश्वास राव कैसे मरते मरते बचे थे उस युद्ध में। अब क्या वो 3 लाइन थी, उसमें लिखा था, एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मेली वेयर द इलाइट ट्रूप्स वेयर फाइटिंग एंड ही अटैक्ड देम। उसमें लिखा था कि विश्वास राव अपने घोड़े को उस तरफ ले जाते हैं, है ना, मेली यानी कि युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में, मेली का अर्थ युद्ध हो रहा है, वेयर द इलाइट ट्रूप्स, जहां पर कुछ अच्छी सेनाएं लड़ रही, इलाइट का अर्थ था उत्तम सेनाएं, श्रेष्ठ सेनाएं लड़ रही थी, वहां पर विश्वास राव अपने घोड़े को ले जाते हैं। वेयर फाइटिंग एंड ही अटैक्ड देम, और वो उनके ऊपर अटैक करते थे विश्वास राव। एंड गॉड वाज मर्सीफुल, और भगवान की दया थी। अ शॉट ब्रस्ट पास्ट हिज ईयर, कि उनके कानों, विश्वास राव के कानों के पास से गोली निकल जाती है। इवन द डिफरेंस ऑफ ए तिल सी सैम वुड हैव लेड टू हिज डेथ, यानी सिर्फ एक तिल, जो तिल रहती है ना हमारे शरीर पे, उस, या तिल जो तिल्ली रहती है उसको बोल सकते हैं तिल आप, तो उस तिल का ही डिफरेंस था। यदि उस तिल के बराबर भी गोली इधर हो जाती तो जो अपने विश्वास राव थे वो मृत्यु को प्यारे हो जाते। यानी 3 लाइनों के द्वारा उन्होंने देख लिया कि विश्वास राव ने युद्ध को जिताया था। अब आगे बढ़ते हैं। At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day. अब 8 बज चुके थे रात के, और लाइब्रेरियन आता है और, है ना, अपने जो मेन कैरेक्टर है उनको याद दिलाता है कि प्रोफेसर साहब को कि अब लाइब्रेरी का बंद होने का टाइम हो गया है। गंगाधर पंत इमर्ज्ड फ्रॉम हिज थॉट, अपने विचारों से बाहर निकलते हैं। लुकिंग अराउंड ही नोटिस दैट ही वाज द ओनली रीडर लेफ्ट इन दैट मैग्निफिशिएंट हॉल, और वो आसपास देखते हैं कि इस शानदार से हॉल में उनके अलावा कोई भी नहीं बचा है। ठीक है, आई बेग योर पार्डन सर, और वो गंगाधर पंत कहते हैं उस लाइब्रेरियन से कि मैं आपको माफ़ी चाहता हूं सर, मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दिस बुक्स हियर फॉर माय यूज टुमारो मॉर्निंग, कि इन किताबों को आप कल सुबह तक यहीं पे रखे रहने दीजिए। बाय द वे व्हेन डू यू ओपन, आप लाइब्रेरी कितनी बजे खोलते हैं? 8 o'clock सर, द लाइब्रेरियन स्माइल्ड, लाइब्रेरियन ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम सुबह 8 बजे खोल देते हैं। हियर वॉज ए यूजर एंड ए रिसर्चर राइट आफ्टर हिज हार्ट, उसके हार्ट में, उसके दिल में एक रिसर्चर भी था और एक यूजर भी था, दोनों ही थे। लाइब्रेरी मतलब बड़ा अच्छा दिल वाला था, इसलिए उसने बोल दिया कि आप सुबह 8 बजे आ जाना। एज द प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल, और जैसे ही प्रोफेसर ने टेबल को छोड़ा,
ही सोव्ड का अर्थ होता है ठूसना। सम नोट्स इनटू हिज राइट पॉकेट, अपनी दाहिनी जेब में कुछ नोट ठूस रहे थे। एब्सेंट माइंडली यानी बेखबर होकर, इस बात का उनको पता नहीं था। ही आल्सो सोव्ड द बाखर इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट, उनकी बाईं जेब में वो यानी बिना सोचे समझे या मतलब जो बेखबर होकर उनकी जो बाईं जेब थी उसमें उन्होंने एक बाखर भी रख लिया था। बाखर यानी छोटी छोटी किताबें भी रख ली थी, उनको पता नहीं था कि किताब उनकी जेब में रखा गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He found a guest house to stay in and had a frugal meal. अब उन्होंने गेस्ट हाउस भी ढूंढा है ना रहने के लिए और एक साधारण सा भोजन किया। He then set out for a stroll toward the आज़ाद मैदान, इसके बाद में वो एक है ना स्टॉल करने के लिए, स्टॉल का अर्थ होता है कि खाना खाने के बाद घूमने के लिए आज़ाद मैदान की तरफ चल पड़े। इन द मैदान ही फाउंड ए थ्रोंग मूविंग टुवर्ड ए पंडाल। अब उन मैदान के ऊपर उन्होंने देखा कि जो थ्रोंग यानी जो भीड़ है वो एक पंडाल की तरफ भागी जा रही है। सो ए लेक्चर वाज टू टेक प्लेस, इसलिए क्योंकि वहां पर एक लेक्चर चल रहा है। फोर्स ऑफ हैबिट टू प्रोफेसर गायतोंडे टुवर्ड द पंडाल। अब प्रोफेसर गायतोंडे का जो हैबिट एक आदत थी वो भी उस भीड़ की तरफ पंडाल की तरफ चल पड़े। द लेक्चर वाज इन प्रोग्रेस, लेक्चर चल रहा था। ऑल दो पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग, हालांकि लोग आ जा रहे थे, बट प्रोफेसर गायतोंडे वाज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस, लेकिन प्रोफेसर गायतोंडे ने ऑडियंस को नहीं देखा। ही वाज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म, वो किसको देख रहे थे? मंच को देख रहे थे। एज इफ मेस्मेराइज्ड का अर्थ होता है सम्मोहित होकर, क्योंकि वो सम्मोहित हो गए थे, मंच की आदत थी उनको, इसलिए वो सम्मोहित होकर किसको देख रहे थे? मंच को देख रहे थे। देयर वाज ए टेबल एंड ए चेयर बट द लेटर वाज अनऑक्यूपाइड, वहां पर एक टेबल और एक चेयर रखी थी, लेकिन जो लेटर थी यानी जो चेयर थी वो खाली थी, अनऑक्यूपाइड थी। द प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्यूपाइड, और उन्होंने देखा कि जो सभापति है उसकी सीट खाली है, मतलब कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है और बाकी सारी कुर्सियां खाली पड़ी ऊपर मंच में। इसको देखकर द साइड स्टीयर्ड हिम टू द डेप्थ, है ना, इस चीज को देखकर वो उत्तेजित हो गए, है ना। लाइक ए पीस ऑफ आयरन अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट, जैसे कोई लोहे का टुकड़ा चुंबक की तरफ खींचा जाता है उसी प्रकार ही स्विफ्टली मूव्ड टुवर्ड द चेयर, वो उस कुर्सी की तरफ भागे चले गए। द स्पीकर स्टॉप्ड इन मिड सेंटेंस, और जो मतलब वक्ता था वो बीच में सेंटेंस को रोक के उसने उनको देखा। टू सोक्ड कंटिन्यू, यानी कि वो सोक्ड हुआ लेकिन वो फिर भी बोलता रहा। बट द ऑडियंस सुन फाउंड वॉइस, लेकिन ऑडियंस जो श्रोता सुन रहे थे उनमें से आवाज आने लगी। क्या आवाज आने लगी? जैसे ही अपने गायतोंडे सब कुर्सी की तरफ भाग रहे थे तो जो स्पीकर था वो तो थोड़ा हक्का बक्का रह गया, कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन ऑडियंस में से आवाज आई, वेकेंट द चेयर, उस कुर्सी को खाली करो। दिस लेक्चर सीरीज हैज नो चेयरपर्सन, इस लेक्चर सीरीज का कोई सभापति नहीं है। अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर, इस प्लेटफॉर्म से दूर रहो। द चेयर इज सिंबॉलिक डोंट यू नो, ये कुर्सी सिर्फ सिंबॉलिक है, प्रतीक के लिए रखी गई है, तुम नहीं जानते? तो गायतोंडे कहते हैं व्हाट नॉनसेंस, क्या बात बकवास है। Whoever heard of a public lecture without a presiding dignitary, यानी बिना किसी सभापति या बिना किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की उपस्थिति के बिना लेक्चर को कौन सुनेगा? प्रोफेसर गायतोंडे वेंट टू द माइक एंड गेव वेंट टू हिज व्यूज, प्रोफेसर गायतोंडे माइक के पास जाते हैं और अपनी भड़ास निकालते हैं अपने विचारों की। लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हैं कि Ladies and gentlemen, an unchaired lecture is like Shakespeare's Hamlet without the Prince of Denmark. Let me tell you, कि एक बिना सभापति का भाषण या सभा ऐसी होती है जैसे बिना लैंडमार्क के प्रिंस के शेक्सपियर का हेमलेट नोवेल, है ना, यानी कि जो शेक्सपियर ने हेमलेट लिखा था, है ना, जो कहानी लिखी थी, उस कहानी में यदि प्रिंस डेनमार्क का प्रिंस नहीं होता तो कैसी लगती, उसी प्रकार आपकी सभा लग रही, मुझे बताने दो, है ना, ऐसा वो कहते हैं। बट द ऑडियंस वाज इन नो मूड टू लिसन, लेकिन ऑडियंस सुनने के मूड में नहीं थी। टेल अस नथिंग, हमसे कुछ मत कहो। वी आर सिक ऑफ रिमार्क फ्रॉम द चेयर ऑफ वोट ऑफ थैंक्स ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शन, कि हम परेशान हो गए हैं, ऊब चुके हैं। किसको देखकर ऊब चुके हैं? कि लोग चेयर पर बैठते हैं, है ना, आभार व्यक्त करते हैं, बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, हम ये सिर्फ सारी चीजें नहीं चाहते हैं। वी ओनली वांट टू लिसन टू द स्पीकर, हम सिर्फ वक्ता को सुनना चाहते हैं। मतलब ये सारी चीजें जो फॉर्मेलिटी होती है कि आदरणीय आइए, ऐसा बोली वैसा बोली, इन सारी चीजों से पब्लिक उब गई थी। और सिर्फ किसको सुनना चाहते थे? स्पीकर को। वी एबोलिश्ड द ओल्ड कस्टम लॉन्ग एगो, यानी हमने पुराने कस्टम को एबोलिश्ड कर दिया है, हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज, तुम प्लेटफॉर्म से हट जाओ कृपया, ऐसा वो गणपत, है ना, गंगाधर पंत को बोलते हैं गायतोंडे को। बट गंगाधर पंत तो भैया ठहरे, है ना, इतिहासकार, बट गंगाधर पंत हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग एट 999 मीटिंग, उनको 999 मीटिंग में बोलने का अनुभव था। एंड हैड फेस्ड
द पुणे ऑडियंस एट इट्स मोस्ट हॉस्टाइल केप्ट ऑन टॉकिंग, और उन्होंने पुणे में इससे भी ज़्यादा हॉस्टाइल यानी कि विरोधी सभा को संभाल लिया था, इसलिए वो अभी भी है ना बोलना जारी रखते हैं। He soon become a target for a shower of tomato, eggs and other object। बहुत जल्दी उनके ऊपर टमाटर, अंडे और दूसरे ऑब्जेक्ट की बरसात होने लगती है। But he kept on trying valiantly to correct this sacrilege, लेकिन वह इस sacrilege को, इस अपमान को valiantly बड़ी बहादुरी के साथ सुधारने का प्रयास करते हैं। Finally the audience swarmed to the stage to eject him bodily, और फिर अंततः जो ऑडियंस है वो झुंड बनाकर स्टेज के ऊपर आती है और उनको शारीरिक रूप से वहां पर से हटा देती है। एंड इन द क्राउड गंगाधर पंत वाज नाउ एवर टू बी सीन, और इस क्राउड में, इस भीड़ में गंगाधर पंत कहीं भी दिखाई नहीं देते, यानी कि उनको जनता कुचल देती है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ये कहानी समझ में आ रही है। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, लेकिन फिर भी हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल विश्वसनीय, टिकाऊ है ना, और शानदार सी एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।